तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर 6 जिसमें कि हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ द कंपेल्ड अपीयरेंसेस। समन वारंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, समन भेज सकते हैं, पर्सन की अपीयरेंस कर सकते हैं, अपीयर कर सकते हैं, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर सकते हैं पर्सन को समन और वारंट के थ्रू। ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोल रखा है। पहला हमारा ए पार्ट है वो समन के बारे में डिस्कस किया जाएगा, समन के बारे में देखेंगे इसमें। ठीक है। 63 से लेके 71 तक के प्रोविजन समन्स के रिगार्डिंग है। देखो पहला बोलता है 63 में क्या बोल रखा है, फॉर्म ऑफ समन क्या होता है। तो देखो एवरी समन इशूड बाय द कोर्ट अंडर दिस संहिता शैल बी इन राइटिंग इन डुप्लीकेट साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर सच कोर्ट और बाय द सच ऑफिसर एज द हाई कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द रूल्स डायरेक्ट एंड शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट। देखो उसमें 5 चीजें होती हैं। पहला बोल रखा है कि कोई भी समन होगा वो राइटिंग में होगा। नेक्स्ट बोल रखा है कि डुप्लीकेट होगा। एंड द थर्ड बोल रखा है उसको साइन किया जाएगा, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे कोर्ट के उनके द्वारा उसको साइन किया जाएगा। एंड जो भी हाई कोर्ट के जो भी ऑफिसर्स होंगे उनके द्वारा उसको सिग्नेचर्स किया जाएगा फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द रूल्स, जिस तरीके से रूल्स डायरेक्ट किए गए उस तरीके से। एंड शेल बियर करेगा, उस पर सील होगी, कोर्ट की सील होगी उसके ऊपर। ठीक है। तो ये 5 चीजें होती हैं इसमें। एक तो राइटिंग में होता है, डुप्लीकेट होता है, साइन किया जाता है कोर्ट के द्वारा, और इश्यू कौन करता है, इसको कोर्ट इश्यू करता है। ठीक है। तो ये जो 5 चीजें जो भी हाईलाइट हो रही है, ये पांचों चीजें नेसेसरी होती है किसी समन के लिए, कि कोर्ट के द्वारा इश्यू होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, डुप्लीकेट होना चाहिए। ठीक है। 2 कॉपी होती है, उसमें से एक हम डिलीवर करते हैं जो भी पर्सन होता है उसके लिए, एंड साइन किए जाते हैं उस पे, एंड उसको उस पे क्या होता है, कोर्ट की सील लगी होती है। ठीक है। जो ये हमारा सेकंड पॉइंट है, इसको ऐड किया गया है हमारे जो भी न्यू BNSS के अंदर। इससे पहले जो CRPC था उसमें ये प्रोविजन नहीं था। ठीक है। इसमें बोल रखा है इन 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 एन एनक्रिप्टेड और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड शेल बियर द इमेज ऑफ द सील ऑफ द कोर्ट। ठीक है। देखो उसमें क्या बोल रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अगर हम कोई कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर समन भेजते हैं, इनक्रिप्टेड जो भी है अगर उसको भेजते हैं ना, तो वो भी हमारी क्या मानी जाती है, समन की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा। और जो भी उसकी इमेज वगैरह होगी उसमें क्या होगा, कोर्ट की जो भी सील होगी उसमें होगी, इमेज वगैरह जो भी है उसमें कोर्ट की सील होगी। ठीक है। अब देखो समन का प्रोसीजर किस तरीके से होता है, किस तरीके से समन को सर्व करेंगे। समन का देख लिया कि समन किस तरीके से होते हैं। ठीक है। अब उसका प्रोसीजर क्या होता है, किसको समन किया जाता है। तो 64 की बात करता है कि एवरी समन शैल बी सर्व्ड बाय द पुलिस ऑफिसर। देखो जितने भी समन होते हैं ना, वो किसके द्वारा सर्व किए जाते हैं, पुलिस ऑफिसर ही उनको क्या करते हैं, सर्व करते हैं। और सब्जेक्ट टू द सच रूल्स एज स्टेट गवर्नमेंट में मेक इन दिस बिहाफ बाय ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट्स और अदर पब्लिक सर्वेंट। तो देखो एक तो पुलिस ऑफिसर हमारे क्या कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। और या अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्पेसिफिक रूल्स निकाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी जो ऑफिसर है कोर्ट के, वो क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं समन। जिन्होंने इशू किया है समन वगैरह, वो उनके द्वारा सर्व किया जा सकता है, या कोई भी पब्लिक सर्वेंट है उसके द्वारा भी किया जा सकता है, समन को सर्व किया जा सकता है। तो 3 अथॉरिटी दे रखी है यहाँ पे जिनके द्वारा समन को सर्व किया था। पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है तो जो भी ऑफिसर हैं कोर्ट के उनके द्वारा किया जा सकता है, एंड जो भी पुलिस सर्वेंट है उनके द्वारा किया जाएगा। ठीक है। प्रोवाइसो क्या बोल रखा है, दैट द पुलिस स्टेशन और द रजिस्ट्रार और इन द कोर्ट शैल मेंटेन अ रजिस्टर टू एंटर द एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर एंड सच अदर डिटेल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रोवाइडेड। देखो इस प्रोवाइसो को भी न्यू ऐड किया गया है BNSS के अंदर। इसमें बोल रखा है प्रोवाइडेड है द पुलिस स्टेशन हो गया, या फिर जो रजिस्ट्रार होते हैं कोर्ट के अंदर, ठीक है। कोई भी पुलिस स्टेशन हो गया जहाँ से हम पुलिस ऑफिसर सर्व कर रहा है वो, या फिर जो कोर्ट के ऑफिसर्स कर रहे हैं, तो जो भी रजिस्ट्रार हो गया कोर्ट के, वो क्या करते हैं, शेल मेंटेन करेंगे एक रजिस्टर टू एंटर द एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और सच अदर डिटेल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल प्रोवाइडेड। जिस पर्सन को हम समन सर्व कर रहे हैं ना, उसके एड्रेस हो गया, उसका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर वगैरह, या अदर डिटेल्स जो भी स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, रूल्स के द्वारा प्रेस्क्राइब कर रहा है, वो सारी डिटेल्स उसमें मेंटेन की जाती है रजिस्टर के अंदर। ठीक है। सेकंड क्या बोल रखा है, द समन शेल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड पर्सनली ऑन द पर्सन समन्ड बाय डिलीवरिंग और टेंडिंग टू हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट ऑफ द समन। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि अगर प्रैक्टिकेबल हो सकता है तो समन को कैसे पर्सनली सर्व किया जाएगा। जो भी पर्सन जिसके ऊपर समन सर्व होना है उसको पर्सनली हम समन सर्व करेंगे। किस तरीके से करेंगे, 2 मीडियम होते हैं यहाँ, या तो डिलीवरिंग करेंगे या टेंडरिंग करेंगे उसके ऊपर, और वन ऑफ द डुप्लीकेट जो भी एक डुप्लीकेट होगी समन की, उसकी एक कॉपी उसको डिलीवर या टेंडर की जाएगी। ठीक है। प्रोवाइसो क्या बोल रखा है, दैट द समन बियरिंग द इमेज ऑफ द कोर्ट्स सील मे बी और मे आल्सो बी सर्व बाय द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। जो मतलब जो हम इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा जो भी हम समन सर्व कर रहे थे जिसमें इमेज होती है कोर्ट की सील के साथ में, वो हम सर्व कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा, इन सच अ फॉर्म एंड द सच मैनर स्टेट गवर्नमेंट में रूल्स प्रोवाइडेड। जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रखा है, उस मैनर के अंदर और उस फॉर्म में हम क्या करेंगे, वो समन को सर्व करेंगे। ठीक है। थर्ड क्या बोल रखा है, एवरी समन ऑन whom a summon is to be served personally shall if required by the serving officer sign a receipt thereof
देयरफॉर ऑन द बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट। देखो अगर इसमें जब हम समन सर्व करते हैं जाता है जो भी ऑफिसर, अगर वहां उसको रिक्वायरमेंट होती है जो वो पर्सनली सर्व करने जा रहा है, तो वो क्या लेगा, जिस भी पर्सन को जो भी सर्व कर रहा है समन वगैरह को, उसकी साइंस उस पे जो भी रिसिप्ट होगी उस पे सिग्नेचर्स ले लेगा। जो भी अदर डुप्लीकेट होगी ना उसकी उसके बैक पीछे पे क्या, पीछे जो भी बैक बैक होगा उसके समन के बैक पे क्या ले लेगा वो, और उसके सिग्नेचर्स ले लेगा अगर उसको जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है तो। ठीक है। 65 क्या बोल रखा है, देखो 65 में बोल रखा है कि सर्विस ऑफ समन कॉर्पोरेट बॉडीज एंड फॉर्म्स एंड सोसाइटी। ऊपर हमने देखा कि जर्नल जो भी है उन लोगों को किस तरीके से समन सर्व किए जाएंगे। 65 बात करता है कि जो कॉर्पोरेट बॉडीज या फर्म्स और सोसाइटीज होती हैं उनके किस तरीके से हम समन्स को सर्व करते हैं। इसमें बोल रखा है सर्विस ऑफ समन ऑन द कंपनी कॉर्पोरेशन में बी इफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन द डायरेक्टर, जो डायरेक्टर होते हैं, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी। ठीक है। तो चार अथॉरिटीज बताई गई हैं, डायरेक्टर हो गया, मैनेजर, सेक्रेटरी एंड अदर ऑफिसर हो गए कंपनी के, कॉर्पोरेशन के। किस तरीके से किया जाएगा, और बाय लेटर सेंड, या तो हम उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, हम जो भी सामान है उनको डायरेक्ट कर रहे हैं, या फिर लेटर के द्वारा सेंड कर रहे हैं बाय द रजिस्टर पोस्ट एड्रेस टू द डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और जो भी हमारे अदर ऑफिसर्स हैं उनके जो भी रजिस्टर्ड जो भी पोस्ट एड्रेस है, पोस्ट जो एड्रेस है उसके ऊपर हम समन सर्व कर रहे हैं of the company or corporation in India, in which case the service shall deem to have been affected when the letter, और जो लेटर उसको शेयर सेंड की जा रहा है ना, लेटर के द्वारा उसको भेजा जा रहा है समन को, तो जिस दिन लेटर क्या हो जाएगा, अराइव हो जाएगा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंग, उस दिन से क्या माना जाएगा कि समन क्या हो चुका है, सर्व हो चुका है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है, दिस सेक्शन कंपनी मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, द कॉर्पोरेशन मीन्स अ इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अदर बॉडीज कॉर्पोरेट और सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960। देखो कंपनी में क्या बोला गया, कोई भी बॉडी है जो कॉर्पोरेट है, एंड कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, जो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हो सकती है, अदर बॉडीज जो कॉर्पोरेट है, या सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड है अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर, वो हमारी किसके अंदर आते हैं, सारे कंपनी और कॉर्पोरेशन के अंदर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, इसका सबसेक्शन सेकंड बोल रखा है कि सर्विस ऑफ समन ऑन अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल मे बी अफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन द एनी पार्टनर। ठीक है। किसी पार्टनर को भी हम क्या कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं उस फर्म और एसोसिएशन। ऊपर हमने कंपनी के बारे में देखी थी, कंपनी और कॉर्पोरेशन के बारे में। यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई अगर फर्म है, कोई एसोसिएशन है, उसके ऊपर हमें अगर कोई समन सर्व करना है, तो उसमें किस तरीके से कोई भी पार्टनर हो गया सच फॉर्म एसोसिएशन का, बाय लेटर सेंड टू द रजिस्टर पोस्ट एड्रेस टू द सच पार्टनर, या उसका जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस है, उस पे हम क्या कर देंगे, समन सर्व कर देंगे। और जिस दिन वो लेटर क्या हो जाएगा, अराइव हो जाएगा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट के अंदर, उस दिन से माना जाएगा, शैल बी डीम माना जाएगा कि वो इफेक्ट में आ चुका है। ठीक है, वो डिलीवर हो चुका है, सर्व हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा 66 में क्या बोल रखा है, सर्विस व्हेन द पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। अब हम ऐसी सिचुएशन में समन कर रहे हैं जहां वो व्यक्ति क्या नहीं जो इस व्यक्ति को समन कर रहे हैं वो मिल नहीं रहा है। ठीक है, उसके एब्सेंट में अगर हम समन किस तरीके से करते हैं, तो 66 बोल रखा है कि वेयर द पर्सन समन कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज द ड्यू डिलिजेंस वी फाउंड द समन मे बी सर्व्ड बाय लीविंग वन ऑफ द डुप्लीकेट टू हिम विद सम अडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली residing with him and other person with whom the summon is so left, if so required by the serving officer, sign the receipt with thereof on the back of the other duplicate। देखो इसमें क्या बोल रखा है, सीधी सी बात है, जो कोई ऑफिसर समन सर्व करने जा रहा है, तो कोई व्यक्ति है जिसको समन कर रहे हैं, अगर वो नहीं मिलता है, तो सारे जो भी है ऑफिसर अपने जो भी एक्सरसाइज करता है ड्यू डिलिजेंस, मतलब वो पूरी कोशिश करता है कि उसी व्यक्ति को समन हो, लेकिन उसके बावजूद अगर उसको समन नहीं सर्व हो रहा है क्योंकि वो है ही नहीं वहां पे, तो जो भी उसके फैमिली मेंबर में अडल्ट होगा ना, अडल्ट फैमिली मेंबर, ठीक है, अडल्ट मेंबर जो भी होगा उसकी फैमिली का, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उस जो भी रिजाइड कर रहा है उसके साथ में, उसको क्या कर दिया जाएगा, समन सर्व कर दिया जाएगा। और अगर उसको रिक्वायरमेंट लगती है सर्विंग ऑफिसर को, तो वो साइन ले लेगा, जो अदर जो डुप्लीकेट होगी उसके बैक पे क्या ले लेगा, सिग्नेचर ले लेगा उसके। ठीक है। तो देखो एक्सप्लेनेशन क्या बोल रखी है, सर्वेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। देखो इसमें क्लियर बोला गया है कि जो सर्वेंट होते हैं ना वो फैमिली मेंबर नहीं माने जाते हैं इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, 67 में क्या बोल रखा है, प्रोसीजर व्हेन द सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय बिफोर एज बिफोर प्रोवाइडेड। ठीक है। और जो भी हमारे सेक्शंस दे रखे हैं ना ऊपर, जहाँ हमने समन्स देखा कि पर्सनली समन कैसे करते हैं, या फिर कॉर्पोरेट बॉडीज वगैरह पे, या फिर किसी तरीके से अगर पर्सन नहीं मिल रहा है, तो फैमिली मेंबर को समन अगर हम दे रहे हैं, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती है तब हम किस तरीके से समन करेंगे। ठीक है।
देखो उसमें बोल रखा है 67 में, इफ द सर्विस कैन नॉट बी एक्सरसाइज ऑफ द ड्यू डिलिजेंस वी अफेक्टेड एज, मतलब जब हम ड्यू डिलिजेंस जो भी ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करते हुए भी अगर हमारा समन अफेक्ट नहीं हो, इफेक्टिवली सर्व नहीं हो रहा हो, जो कि 64 65 66 में 66 के अंदर जो भी प्रोसीजर दे रखा है उस अकॉर्डिंग से अगर सर्विस नहीं हो रही है, एक्सरसाइजिंग द ड्यू डिलिजेंस के बावजूद अगर 64 67 67 6 के अकॉर्डिंग अगर सर्विस समन नहीं हो रहा है, तो द सर्विंग ऑफिसर क्या करेगा, शेल सर्विंग ऑफिसर शेल अफिक्स करेगा वन ऑफ द डुप्लीकेट ऑफ द समन टू द सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस और होम स्टेट इन विच द पर्सन समन ऑर्डनरी रिजाइड, मतलब जहां वो ऑर्डनरी रिजाइड करता है, जिस पर्सन को समन कर रहे हैं उसके जो भी हाउस होगा उसके उस पे अफिक्स कर देंगे एक डुप्लीकेट या जो भी कॉन्स्पिशियस पार्ट होगा जो जनरली लोगों के द्वारा देखा जाता है, ऐसा कोई पार्ट है अगर होम का या होम स्टेट का, तो वहां पे क्या कर दिया जाएगा, अफिक्स कर दिया जाएगा जो भी है समन। एंड दे अपॉन द कोर्ट आफ्टर मेकिंग एंड दे अपॉन द कोर्ट क्या करेगा, आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट थिंक फिट, अगर कोर्ट इंक्वायरी करवाने के बाद में कि ऐसा सर्विंग ऑफिसर ने अगर अपना ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज किया है कि नहीं किया है, ये सारी इंक्वायरी करने के बाद में कोर्ट में आइदर डिक्लेयर दैट समन हैज ड्यूली सर्व, कोर्ट या तो ये डिक्लेयर कर सकता है, आइदर ये डिक्लेयर कर सकता है कि समन क्या हो चुके हैं, ड्यूली सर्व हो चुके हैं, या फिर वो क्या दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं कि फ्रेश सर्विस इन सच अ मैनर एज में बी कंसीडर प्रॉपर, के दोबारा से क्या किया जाए, ऑर्डर दे सकते हैं वो कि फ्रेश सर्विस की जाए समन की, दोबारा से ये सारे प्रोसीजर से दोबारा से समन की जाए उसको। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं कोर्ट के पास में, जब वो इंक्वायरी कर लेते हैं तो या तो वो डिक्लेयर कर देंगे कि जो भी जिस भी प्रकार से अफिक्स करके समन हुआ है वो हम मान लेते हैं कि वो ड्यूली सर्व हो चुका है, या फिर कोई फ्रेश अगर उनको नहीं लगता है तो वो क्या कर सकते हैं, फ्रेश सर्विस बोल सकते हैं कि आप दोबारा से समन सर्व कीजिए। ठीक है, 68 में क्या बोल रखा है, सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। देखो गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर किस तरीके से सर्विस होती है, तो 68 में क्या बोल रखा है, व्हेन द पर्सन समन्ड इज इन द एक्टिव सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, एक्टिव सर्विस मैन है वो गवर्नमेंट का, एंड द कोर्ट इशूइंग द समन शेल ऑर्डिनरी सेंड इट टू द डुप्लीकेट टू द हेड ऑफ द ऑफिस। ठीक है, तो जो भी कोर्ट है वो कहाँ भेजेगी उसकी कॉपी, हेड ऑफिस में भेजेगी, इन विच सच पर्सन इज एम्प्लॉयड, जहाँ वो एम्प्लॉयड है, एंड शेल and such head shall there upon causes someone to be served in the manner provided under 64, तो जो हमारा 64 के अंदर जो मैनर प्रोवाइड किया गया है, पर्सनली सर्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा, जिस तरीके से 64 में बता रखा है उस तरीके से उस मैनर में क्या करेगा, वो समन को सर्व्ड करेगा, एंड शैल रिटर्न इट टू द कोर्ट अंडर his signatures with the endorsement required by that section। ठीक है, तो अब क्या कर देगा, जो भी हेड ऑफिस है वो क्या कर देगा, सर्व करने के बाद में उसको रिटर्न कर देगा कोर्ट के लिए अंडर द सिग्नेचर्स, अपने सिग्नेचर्स करके उसमें एंडोर्समेंट देके कि जो भी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा कोर्ट के लिए। ठीक है, देखो सच सिग्नेचर जो सिग्नेचर्स उसने किए हैं शेल भी एविडेंस माने जाएंगे कि ड्यू सर्विसेज हो चुकी है। ठीक है, जो भी उसने सिग्नेचर्स किए हैं उसके ऊपर एंड देन उसको रिटर्न किया है कोर्ट के लिए, तो जो सिग्नेचर्स है ना वो इस बात का एविडेंस हो जाएंगे कि हमने क्या हो चुका है, समन जो है सर्व हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है 69, इसमें बोल रखा है सर्विस ऑफ समन आउटसाइड द लोकल लिमिट्स। ठीक है, लोकल लिमिट्स के आउटसाइड रह के अगर कोई समन किया जाता है तो उसकी किस तरीके से करते हैं, देखो उसमें बोल रखा है 69 में, व्हेन अ कोर्ट डिजायर दैट अ समन इशूड बाय इट शैल बी सर्व्ड एट एनी प्लेस आउटसाइड इट्स लोकल जुरिडिक्शन, जिस कोर्ट ने समन इशू किया है अगर उसको डिजायर है कि ये जो समन है वो मेरे जो जुरिडिक्शन है, लोकल जुरिडिक्शन उससे बाहर समन होंगे, उससे बाहर क्या होगी, इसकी सर्विस होगी, तो इट शैल ऑर्डिनरी सेंड सच समन इन द डुप्लीकेट टू द मजिस्ट्रेट, तो ये क्या करेगा, ऑर्डिनरी उस जो भी जिस लोकल जुरिडिक्शन के अंदर सर्विस होनी है वहां के जो मजिस्ट्रेट साहब है उनके लिए क्या भेज देंगे, जो भी डुप्लीकेट है समन की वो भेज देंगे, विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन द पर्सन समन रिजाइड, जिस पर्सन के लिए समन किया है वो जिस जुरिडिक्शन में रहता है उस जुरिडिक्शन के मजिस्ट्रेट साहब के लिए समन सर्व कर दिया जाएगा, और इज टू बी देयर सर्व। ठीक है, या फिर वहां पे सर्व कर दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट साहब को भेज देंगे या सर्व कर देंगे वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, प्रूफ ऑफ सर्विस इन द सच अ केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, अगर सर्विंग ऑफिसर जब प्रूफ करने के टाइम पर प्रेजेंट नहीं होता है तो उस चीज को प्रूफ कैसे किया जाएगा कि सर्विस हो चुकी है सामान की। ठीक है, 70 बोलता है कि व्हेन द समन इशूड बाय द कोर्ट इज सर्व्ड आउटसाइड दिस लोकल जुरिडिक्शन, जब हम कहाँ सर्व कर रहे हैं, आउटसाइड द लोकल जुरिडिक्शन सर्व कर रहे हैं। ठीक है, एंड इन द केस वेयर द ऑफिसर हु हैज सर्व्ड अ समन इज नॉट प्रेजेंट एट द हियरिंग ऑफ द केस ऑन एफिडेविट, देखो एक तो ऑप्शन इसमें था कि मजिस्ट्रेट साहब को हम भेज सकते हैं उस जुडिक्शन के, या फिर कोई ऑफिस, या फिर इज टू बी देयर सर्व, या फिर किसी ऑफिसर के द्वारा सर्व कर सकते हैं। तो जब किसी ऑफिसर को जब आउटसाइड भेजा गया था लोकल जुडिक्शन में सर्विस समन जो भी समन है उसको सर्व करने के लिए, तो अगर वहां पे
जो भी सर्विंग ऑफिसर है, अगर वो क्या नहीं रहता है, प्रेजेंट नहीं रहता है एट द टाइम ऑफ हियरिंग के टाइम पर, ठीक है, ऑफ द केस के अंदर, तो जो एफिडेविट है ना, पर्पटिंग टू बी मेड बिफोर द मजिस्ट्रेट दैट द समन हैज बीन सर्व्ड, जो उसका एफिडेविट होगा, जिसमें ये लिखा होगा कि उसने क्या कर दिया है, बिफोर द मजिस्ट्रेट, आपके सामने जो भी उसने एफिडेविट दिया है, जिसमें दैट द समन हैज बीन सर्व्ड हो चुके हैं, द डुप्लीकेट ऑफ द समन पर्पटिंग टू बी एंडोर्स्ड, कि उसने क्या करवाया उस पर, जो भी डुप्लीकेट उस पर एंडोर्समेंट लिया, उसको सिग्नेचर्स लिए हैं, बाय द सच पर्सन टू whom it was delivered or tendered और विद whom इट वाज लेफ्ट, मतलब जिस भी पर्सन को उसने डिलीवर किया है, टेंडर किया है, जिसके जिसके साथ में वो सामान को छोड़ के आया, उसके उसमें एंडोर्समेंट है, ठीक है, तो ये सारी चीजें वो अपने एफिडेविट में लिख देगा, और जो एफिडेविट होगा ना, उसको शेल बी एडमिशिबल माना जाएगा इन एविडेंस के अंदर, ठीक है, एंड द स्टेटमेंट मेड देयर इन शेल बी डीम्ड टू बी द करेक्ट अनलेस अनटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, जो भी स्टेटमेंट उसने एफिडेविट के अंदर दिया है, उसको क्या माना जाएगा, हमारे करेक्ट माना जाएगा, जब तक कि उसके एवज में कोई और एविडेंस प्रूफ, उसके कॉन्ट्ररी में कोई भी एविडेंस वगैरह प्रूफ हो जाते हैं, तो तब तक उसको करेक्ट माना जाएगा, एंड उसको एडमिशिबल माना जाएगा एफिडेविट को एविडेंस की तरह, ठीक है। सबसे सेकंड क्या बोल रखा है, द एफिडेविट मेंशन इन दिस सेक्शन मे बी अटैच्ड टू द डुप्लीकेट ऑफ द समन एंड रिटर्न टू द कोर्ट, जो भी एफिडेविट है ना, जो मेंशन किया गया है सेक्शन के अंदर, उसमें अटैच किया जाएगा जो भी डुप्लीकेट है समन की वो, एंड जो रिटर्न, जो कोर्ट को रिटर्न किया गया था एफिडेविट बाद में, वो वाला चीजें सारी उसमें मेंशन की जाएंगी, उसमें अटैच कर दी जाएंगे एफिडेविट के साथ में। All the summons served through the electronic communication under section 64 to 67 shall be considered as duly served, and a copy of the electronic summons shall be attested and kept as a proof of the service of summon। देखो, जितने भी समन सर्व किए ना, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू जो सर्व किए गए हैं अंडर 64 से लेकर 71 तक, शैल बी कंसिडर माने जाएंगे कि वो ड्यूली सर्व हो चुके हैं, एंड जो कॉपी होगी इलेक्ट्रॉनिक समन की, उसको अटेस्ट किया जाएगा एंड केप्ट किया जाएगा एज अ प्रूफ ऑफ समन, सर्विस ऑफ समन की तरह उसको क्या रखा जाएगा, कॉपी, उसको एविडेंस की तरह उसको रखा जाएगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्या बोल रखा है, 71 में बोल रखा है कि सर्विस ऑफ समन्स ऑन द विटनेस बाय द पोस्ट, जो विटनेसेस होते हैं ना, अब उनके ऊपर किस तरीके से सर्विस की समन की जाती है, पोस्ट के द्वारा, ठीक है। तो देखो इसमें बोल रखा है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द प्रोसीडिंग प्रेसिडिंग सेक्शन, जो भी पहले सेक्शन में लिखा गया है उससे कोई मतलब नहीं है, अ कोर्ट इशूइंग अ समन टू द विटनेस मे इन एडिशन एंड टू simultaneously with the issue of the such summon, देखो इसमें क्या बोल रखा है, कोर्ट इशू करेगा समन टू द विटनेस के लिए, मे इन एडिशन टू एंड साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ सच समन, जो भी समन है डायरेक्ट करे, ठीक है, जो भी समन है उसके साथ में विटनेस के लिए एक समन इश्यू करेगा साइमल्टेनियसली, जो भी उसमें एडिशन में इश्यू करेगा इसको, एंड एडिशन में क्या करेगा, उसको कॉपी देगा उसकी समन की, जो भी सर्व किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा, या रजिस्टर पोस्ट एड्रेस or by the register post address to the witness at the place where the order reside and they carry business personally work for the game। देखो इसमें बोल रखा है कि एक तो समन की कॉपी जाएगी उसके लिए, और एक उसके, और उसके एडिशन में क्या देंगे हम, एक तो समन इशू किया जाएगा विटनेस के लिए, और उसके एडिशन में क्या करेंगे, कॉपी डायरेक्ट करेंगे समन की, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा सर्व की जा रही है, ठीक है। या फिर जो भी उसका रजिस्टर्ड एड्रेस होगा, जो पोस्टल एड्रेस है, वहां पे क्या किया जाएगा, ऑर्डनरी जिस प्लेस से वो रिजाइड करता है, बिजनेस कैरी कर रहा है, या पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है, वहां पे क्या किया जाएगा, उसको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा, उसको क्या, सॉरी, पोस्ट के द्वारा उसको क्या किया जाएगा, समन डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, व्हेन एन एक्नॉलेजमेंट पर्पटिंग टू बी साइंड बाय द विटनेस, जो अपने सिग्नेचर से एक्नॉलेजमेंट दे देगा उस पर, और एंडोर्समेंट पर्पटिंग टू बी मेड बाय द पोस्टल एम्प्लॉय, या फिर जो पोस्टल एम्प्लॉय है जिसने पोस्ट भेज रहा है, उसके द्वारा अगर कोई एंडोर्समेंट उस पर दे दिया जाता है, द विटनेस रिफ्यूज टू टेक, कि विटनेस ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया है डिलीवरी लेने से, और द समन की, तो हैज बीन रिसीव्ड, जो भी रिसीव्ड हुआ था समन, उसकी डिलीवरी लेने से उसने मना कर दिया है विटनेस ने, or on the proof of delivering someone under subsection 3 of 17 by electronic communication to satisfy the court, ठीक है। या फिर जो भी हमारा 17 जो सेक्शन है उसके अंदर, सेक्शन 3 के अंदर जिस तरीके से दे रखा है, उस तरीके से जब उसकी डिलीवरी की जाती है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा, उससे अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में जो सर्विस समन हो रहा था वो हो चुका है, ठीक है। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है, तो जब कोर्ट इशूइंग द समन में डीम्ड दैट समन हैज बीन ड्यूली सर्व्ड, तो कोर्ट क्या मान के चलेगा कि समन क्या हो चुके हैं, ड्यूली सर्व्ड हो चुके हैं। देखो उसमें क्या बोल रखा है कि या तो उसने विटनेस ने अपना एक्नॉलेजमेंट, अपने सिग्नेचर्स दे दिया, एक्नॉलेजमेंट दे दिया है, तो वो समन माना जाएगा। या फिर दूसरा क्या बोल रखा है कि अगर पोस्टल एम्प्लॉय जो है, अगर वो अपना एंडोर्समेंट देता है उस पे कि विटनेस ने जो भी रिसीव हुआ है समन, उसकी डिलीवरी लेने से मना कर दिया है, या फिर अगर उसको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा अगर कोई जो भी
समन भेजा गया था और वो सेक्शन 17 के सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग ही भेजा गया था। तो कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है कि जो भी है समन सर्व हो चुका है। तो कोर्ट ये मान के चलेगा जिस कोर्ट ने उसको समन इश्यू किया है कि जो भी समन है ना वो ड्यूली क्या हो चुके हैं, सर्व हो चुके हैं। ठीक है? तो ये हमारा समन का प्रोसीजर था, किस तरीके से हम इंडिविजुअल को भेज सकते हैं, कॉर्पोरेशन और बॉडीज को किस तरीके से हम 65 के अंदर डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है? एंड 66 में बोल रखा था कि जो भी अगर व्यक्ति नहीं मिलता है तो जो अडल्ट मेल मेंबर होगा उसके लिए, लेकिन सर्वेंट को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। 67 बोल रखे हैं कि अगर 64, 65, 66 का प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता है, देन हम क्या करेंगे, आप फिक्स कर देंगे उसकी कॉपी कॉन्स्पिशियस पार्ट वगैरह पे, या फिर कोर्ट इंक्वायरी करवा सकता है उसकी ड्यूली सर्विंग की, या फिर उसको फ्रेश ऑर्डर दे सकता है इशू करने का। ठीक है? सर्वेंट गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर कैसे होता है, 68 में बोल रखा है हेड ऑफिस में भेज दिया जाता है, फिर वो सारी प्रोसीडिंग सेम होती है। ठीक है? एंड 69 में बोल रखा है आउटसाइड जुडिक्शन भेजना, तो या तो मजिस्ट्रेट को भेज देंगे या ऑफिसर को भेज देंगे, अपने आप को, अपने ऑफिसर को, कि आप वहां जाके क्या कीजिए, सर्विस कीजिए समन की। ठीक है? और प्रूफ कैसे देगा, जो भी अगर विटनेस जो भी ऑफिसर है, सर्विंग ऑफिसर हियरिंग के टाइम में प्रेजेंट नहीं हो पाता है, तो अपना एफिडेविट में स्टेटमेंट के द्वारा क्या दे देगा, प्रूफ दे देगा। उस एफिडेविट को हम क्या माने चलेंगे, एविडेंस मान के चलेंगे, और स्टेटमेंट को प्रिज्यूम करके चलेंगे कि वो क्या हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है? और विटनेसेस के लिए कैसे की जाती है, तो विटनेसेस के लिए समन इश्यू किए जाते हैं, उसके एडिशन में उसको कॉपी देते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होती है उसकी कॉपी सर्व की जाती है, या फिर रजिस्टर जो पोस्टल है वहां जहाँ वो काम करता है, बिजनेस करता है, रिजाइड करता है, वहां उसको समन सर्व कर दिया जाता है। ठीक है? कोर्ट दो सिचुएशंस में इसमें समन को ड्यूली सर्व मानती है, या तो जिस पर्सन को विटनेस को भेजा गया था उसने अपना साइन देके एक्नॉलेजमेंट दे दिया है तो उसको मान के चलेगी, या फिर जो भी हमारे पोस्टल एम्प्लॉई हैं अगर वो ये एंडोर्समेंट दे देते हैं कि जो विटनेस है उसने रिफ्यूज कर दिया है समन ले लेने से, तो कोर्ट क्या मानेगी। और या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू जो 70 में दे रखा है सेक्शन 3 के अंदर, उस तरीके से हमें उसको भेजा था, कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है कि जो भी चीजें हैं वो मतलब करेक्टली सारी चीजें हुई हैं, सारा प्रोसीजर अच्छे से फॉलो किया गया है, तो कोर्ट मान के चलेगी कि वो क्या हो चुका है, ड्यूली सर्व हो चुका है। ठीक है? तो नेक्स्ट हमारा आता है वारंट ऑफ अरेस्ट। देखो पार्ट बी में क्या बोल रखा है, वारंट ऑफ अरेस्ट। अब हमने समन का तो देख लिया किस तरीके से इशू होते हैं सारी चीजें, अब हम वारंट का देखते हैं कि वारंट किस तरीके से होते हैं, उसकी फॉर्म क्या होती है। ठीक है? क्या ये भी डुप्लीकेट में होते हैं, कौन एग्जीक्यूट करता है, कब तक ये इन्फोर्समेंट में रहते हैं। तो देखो 72 की बात करता है, फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड द ड्यूरेशन, इसमें फॉर्म की बात की गई कि किस तरीके का फॉर्म होगा एंड उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, ये सारी चीजें वारंट का। तो देखो 72 में क्या बोल रखा है, एवरी वारंट ऑफ द अरेस्ट इशूड बाय द कोर्ट। देखो समन भी इश्यू किया जा रहा था कोर्ट के द्वारा और वारंटी को भी इश्यू किया जा रहा है कोर्ट के द्वारा अंडर दिस संहिता शैल बी इन, समन भी राइटिंग में थे, वारंटी भी राइटिंग में है, साइन किए जाएंगे बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सच कोर्ट, एंड कोर्ट के द्वारा साइन किए जा रहे थे। ठीक है? एंड शैल बियर द कोर्ट सील, और उसमें भी क्या होगी, हमारी सील होगी कोर्ट की। ठीक है? तो जो इश्यू हो रहा है कोर्ट के द्वारा एंड राइटिंग में होगा, साइन होंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के, एंड क्या होगा इसमें, सील होगी। सेम है, लेकिन एक इसमें किस चीज की कमी है, डुप्लीकेट की। समन जो होता है वो डुप्लीकेट में डुप्लीकेट होते हैं, लेकिन वारंट हमारे डुप्लीकेट नहीं होते, एक ही ओरिजिनल कॉपी होती है। ठीक है? सेकंड क्या बोल रखा है कि एवरी सच समन शैल बी रिमेन इन फोर्स, कब तक वो फोर्स में रहता है, अंटिल इट इज कैंसल, या तो उसको कैंसल्ड नहीं कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, कोर्ट के द्वारा खुद ही उसको कैंसिल नहीं कर दिया गया जिस कोर्ट ने उसको इश्यू किया था, और अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड, जब तक वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तब। दो सिचुएशन है जब हम वारंट को मानते हैं कि वो फोर्स में रहता है, कब तक वो रहता है, या तो वो कैंसिल नहीं कर दिया गया है, जिस कोर्ट ने उसको इश्यू किया वही कोर्ट उसको कैंसिल कर देगी, या फिर उसका एग्जीक्यूशन हो गया जिस तरीके से उसका होना था उस तरीके से क्या उसका एग्जीक्यूशन हो चुका है। इन दो सिचुएशन में हम मान सकते हैं कि हमारा जो भी है वारंट क्या हो चुका है, रिमेन इन फोर्स नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट हमारा 73 बोल रखा है, इसमें क्या दे रखी है, पावर टू दिस डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, इसे पावर दे रखी है कि डायरेक्ट कर सकते हैं कि सिक्योरिटी किस तरीके से ली जाएगी वारंट केसेस के अंदर। देखो 73 क्या बोल रखा है, एनी कोर्ट इशूइंग अ वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन मे इन हिज discretion direct and by endorsement on the warrant that if such person execute a warrant with a sufficient surety for his attendance before the court at the specified time and thereafter until otherwise directed by the court, the officer to whom the warrant is directed shall take such a security and shall release सच पर्सन फ्रॉम द कस्टडी। देखो सीधी सी बात होती है कि जहां कोई भी पर्सन है जो अपीयर होने के लिए, अटेंड होने के लिए अगर अपना एक बॉन्ड एग्जीक्यूट कर देता है, सिक्योरिटी दे देता है, तो कोर्ट क्या करेगा, उसको डायरेक्ट करेगा कि आप सिक्योरिटी दे दीजिए, एंड सिक्योरिटी लेने के बाद में कोर्ट उसको क्या कर, जो भी ऑफिसर है उसको क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। देखो इसको बोल रखा है
कि एनी कोर्ट इशूइंग अ वारंट, जो भी कोर्ट क्या करती है वारंट को इशू करती है फॉर द अरेस्ट, अरेस्ट करने का जो भी वारंट वगैरह होता है उसको जब इशू किया जाता है ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन का, मे इन डिस्क्रिप्शन, कोर्ट क्या करेगा अपने डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट करेगा बाय एंडोर्समेंट ऑन द वारंट, उसी वारंट पे क्या कर देगा एक एंडोर्समेंट से के द्वारा डायरेक्ट कर देगा दैट इफ सच पर्सन, उसी पे वारंट पे लिख देगा ये चीज कि अगर कोई पर्सन जो है क्या कर देता है एग्जीक्यूट कर देता है अ बॉन्ड विद सफिशिएंट श्योरिटीज, अपने अटेंडेंस सिक्योर करने के लिए अगर कोई भी पर्सन क्या दे देता है एग्जीक्यूट कर देता है बॉन्ड विद सफिशिएंट श्योरिटी के साथ में, एंड देयर आफ्टर अंटिल अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट, ठीक है। तो जो भी ऑफिसर होगा जिसके द्वारा उसको अरेस्ट किया जा रहा है, वारंट डायरेक्टेड किया जा रहा है, तो वो उस पर्सन से क्या ले लेगा सिक्योरिटी ले लेगा एंड उसको रिलीज कर देगा फ्रॉम द कस्टडी, ठीक है। अब देखो सेकंड, सबसे सेकंड क्या बोल रखा है, द एंडोर्समेंट शेल स्टेट, एंडोर्समेंट में क्या होगा नंबर ऑफ श्योरिटीज कि कितने श्योरिटीज हैं, द अमाउंट, अमाउंट होगा उसमें इन विच दे एंड द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट ऑफ द वारंट इज इशूड आर टू बी रिस्पेक्टिवली बॉन्डेड, बाउंड, ठीक है। मतलब जिस पर्सन को अरेस्ट वगैरह किया गया था और जितने के लिए वो बाउंड है उतना अमाउंट उसमें मेंशन किया जाएगा कितना अमाउंट है उसका, एंड द टाइम एट विच ही इज टू बी अटेंड बिफोर द कोर्ट, और कब उसको अटेंड होना है कोर्ट के सामने, ये टाइम भी उसमें क्या कर दिया जाएगा मेंशन कर दिया जाएगा। तो तीन चीजें हैं एंडोर्समेंट के ऊपर, एक तो नंबर ऑफ श्योरिटीज के कितनी श्योरिटीज है, अमाउंट कितना होगा और किस मतलब किस टाइम पर उसको कोर्ट के सामने क्या होना है प्रोड्यूस होना है अटेंड होना है, ठीक है। थर्ड क्या बोल रखा है, व्हेन द सिक्योरिटी इज टेकन अंडर दिस सेक्शन द ऑफिसर टू whom द वारंट इज डायरेक्टेड शैल फॉरवर्ड द बॉन्ड टू द कोर्ट, मतलब जिस भी ऑफिसर ने उससे सिक्योरिटी के तौर पे बॉन्ड लिया है वो क्या कर देगा फॉरवर्ड कर देगा बॉन्ड को कोर्ट के लिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट हमारा बोलता है 74, इसमें बोल रखा है वारंट्स टू होम डायरेक्टर, अब वारंट बोल रखा है कि किसको डायरेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब वारंट का प्रोसीजर किस तरीके से होता है, सिक्योरिटी कैसे लेते हैं ये हमने देख लिया, फॉर्म क्या होती है ये देख लिया। अब वारंट डायरेक्ट किस तरीके से किए जाते हैं, किसके लिए डायरेक्ट किए जाएंगे। 74 बोलता है वारंट ऑफ द अरेस्ट शैल ऑर्डिनरी बी डायरेक्ट टू वन और मोर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, बट the court issuing such warrant may, if it is immediately execution is necessary and no police officer is immediately available, direct it to any other person, the persons, and the such person or person shall execute the same। देखो इसमें बोल रखा है कि जनरली हम किसको डायरेक्ट करते हैं, जो भी ऑर्डिनरी केसेस के अंदर डायरेक्ट किया जाता है वन और मोर पुलिस ऑफिसर के लिए किया जाता है, लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जहां उसका इमीडिएटली एग्जीक्यूशन करवाना नेसेसरी है, कोर्ट को लगता है कि वारंट का इमीडिएट एग्जीक्यूशन नेसेसरी है, तो और वहां पे कोई पुलिस ऑफिसर क्या इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगी डायरेक्ट कर देगी किसी भी पर्सन को, और एक पर्सन को कर सकती है या पर्सन्स को कर सकती है उसके एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। तो वो पर्सन क्या करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे उस वारंट को, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, व्हेन द वारंट इज डायरेक्टेड टू मोर ऑफेंस officer sorry more officers or the persons other than one, it may be executed by all or any one of them, ठीक है। देखो सिंपल से क्या बोल रखा है, अगर कोई वारंट है जो डायरेक्ट किया जाता है या तो ऑफिसर्स के लिए किया जा रहा है, मोर ऑफिसर्स के लिए एक से ज्यादा ऑफिसर्स के लिए, या एक से ज्यादा पर्सन के लिए किया जा रहा है, तो जो उसका एग्जीक्यूशन होगा या तो वो सबके द्वारा किया जा सकता है, या वह वन एनी सॉरी बाय एनी वन ऑफ और मोर ऑफ देम, या तो उसमें से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है या उसके सभी के द्वारा उसमें क्या किया जा सकता है एग्जीक्यूशन किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है 75, 75 में बोल रखा है वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, ठीक है। अब इसमें बोल रखा था कि जनरली हम किसको डायरेक्ट करते हैं वारंट, ठीक है, डायरेक्टेड किया जा सकता है, किसके लिए किया जा सकता है, तो ये बता रखा है। अब 75 बोल रखा है कि वारंट में बी डायरेक्टेड टू, क्या किसी पर्सन को भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, इमीडिएटली एग्जीक्यूशन के अलावा और कौन कौन सी सिचुएशन है। तो इसमें बोल रखा है 75 में फर्स्ट बोलता है इसका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और द मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, कौन है हमारे सीजेएम साहब है और जेएमएफसी, ठीक है। फर्स्ट क्लास में डायरेक्ट वारंट टू एनी पर्सन, ये क्या कर सकते हैं किसी भी पर्सन को क्या कर सकते हैं वारंट डायरेक्ट कर सकते हैं विद इन हुज लोकल जुडिक्शन फॉर द अरेस्ट ऑफ एन एस्केप कन्विक्ट। देखो अरेस्ट करवानी है, किसकी अरेस्ट करवानी है एस्केप्ड कन्विक्ट, कोई भी एस्केप्ड कन्विक्ट है उसकी क्या करवानी है अरेस्ट करवानी है, या कोई क्या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उसके अरेस्ट के लिए, और ऑफ एनी पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑफ नॉन बिलेबल ऑफेंस, या फिर कोई पर्सन है जो क्या है नॉन बिलेबल ऑफेंस का है और जो इवेड कर रहा है अपनी अरेस्ट को, तो जो भी पर्सन क्या है एस्केप्ड कन्विक्ट है जिसकी अरेस्ट करवानी है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, या फिर कोई नॉन बिलेबल ऑफेंस उसने कमिट किया उसकी अरेस्ट करने के लिए जेएमएफसी या फिर हमारे जेएमएफसी या फिर जो सीजेएम साहब है वो क्या कर सकते हैं किसी भी पर्सन को डायरेक्ट कर सकते हैं जिसकी लोकल जुडिक्शन में ये सारी चीजें हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है सच पर्सन, सेकंड है सच पर्सन शैल एक्नॉलेज इन राइटिंग द रिसिप्ट ऑफ द वारंट एंड शैल एग्जीक्यूट इट इफ द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट इट इज टू बी इशूड
इज इन और एंटर ऑन एनी लैंड और अदर प्रॉपर्टी अंडर हिज चार्ज, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या करता है, वो एक्नोलेजमेंट देता है राइटिंग में कि वो क्या करेगा, जो भी वारंट वगैरह उसको एग्जीक्यूट करेगा, जो भी किसी भी तरीके से क्या अरेस्ट इज इशूड, मतलब जो भी उसके लिए इफ इट इज पर्सन फॉर हुज अरेस्ट इज टू बी इशूड हुआ है, अगर वो की लैंड या फिर किसी प्रॉपर्टी के चार्ज वगैरह में है, तो वो क्या करेगा, उसको वारंट को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। थर्ड बोल रखा है व्हेन द पर्सन अगेंस्ट होम द सच वारंट इज इशूड इज अरेस्टेड, जिस भी पर्सन के अगेंस्ट में वारंट इशू हुआ था, अगर वो अरेस्ट हो जाता है तो ही शैल बी मेड ओवर, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, मेड ओवर कर दिया जाएगा विद द वारंट, वारंट के साथ में, किसके लिए कर दिया जाएगा, टू द नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर हु शैल कॉज हिम टू बी टेकन बिफोर द मजिस्ट्रेट, जो फिर पुलिस ऑफिसर उसको कहाँ ले जाएगा, मजिस्ट्रेट साहब के पास ले जाएगा, जिसके पास जुरिडिक्शन होती है, अनलेस द सिक्योरिटी टू बी, अगर उससे सिक्योरिटी ले ली है कि आपको अटेंड होना है मजिस्ट्रेट साहब के पास में, 73 के अंदर सिक्योरिटी ले ली है तो सिक्योरिटी ले लेंगे उससे, अगर अदरवाइज सिक्योरिटी नहीं ली है तो उसको मजिस्ट्रेट साहब के पास में क्या कर देंगे, पेश कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 76 बोल रखा है, इसमें बोल रखा है वारंट डायरेक्टर टू पुलिस ऑफिसर, कि अब वारंट किस तरीके से पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करते हैं, तो वो क्या करता है उसका। 76 में बोल रखा है, अ वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर मे ऑल्सो एग्जीक्यूटेड बाय एनी अदर पुलिस ऑफिसर, जब किसी एक पुलिस ऑफिसर को जो वारंट डायरेक्ट किया गया है, तो वो दूसरे किसी ऑफिसर के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, एग्जीक्यूट किया जा सकता है, हुज नेम इज एंडोर्स अपॉन द वारंट बाय द ऑफिसर टू whom इट इज डायरेक्टर एंडोर्स्ड। देखो जैसे कि माना गया कि जो वारंट है ना, वो किसी ए पुलिस ऑफिसर के नाम से इशू हुआ था कि इसको क्या करना है, वारंट एग्जीक्यूट करना है, लेकिन ए वाला जो है वो किसी वजह से अगर नहीं कर पाता है, तो वो किसी दूसरे का नाम उसमें मेंशन कर देगा कि जो भी बी वाला बी नाम का जो भी पुलिस ऑफिसर है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, एंड उसको जिसको भी डायरेक्ट किया गया है वो क्या करेगा उस पर किसी दूसरे पर्सन को क्या कर सकता, ऑफिसर को क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है एंडोर्समेंट करने के लिए, एग्जीक्यूशन करने के लिए उसका एंडोर्स कर सकता है, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रखा है, अ वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर मे आल्सो बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी अदर पुलिस ऑफिसर हुज नेम इज एंडोर्स अपॉन द वारंट बाय ऑफिसर टू whom इट इज डायरेक्टेड और एंडोर्स। देखो इसमें बोल रखा है कि अगर किसी एक पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया गया था वारंट के आपको एग्जीक्यूट करना है, तो वो क्या कर सकता है, उस वारंट पे एंडोर्स कर सकता है किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर का नाम, कि आपको क्या करना है, इसको एग्जीक्यूशन मुझे करना था लेकिन आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए, तो इस तरीके से वो जिस पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट या एंडोर्स किया गया था वारंट को एग्जीक्यूशन, वो किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है, उसका एंडोर्समेंट उस पे, उसका नाम एंडोर्स करके उस पर डायरेक्ट कर सकता है उसको, ठीक है। 77 में क्या बोल रखा है, नोटिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द वारंट, ठीक है। देखो इसमें बोल रखा है द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन जो एग्जीक्यूटिंग कर रहे हैं वारंट, या तो पुलिस ऑफिसर या फिर जो किसी भी अगर किसी कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है वारंट को, द अरेस्ट शेल नोटिफाई द सब्सटेंस, तो वो क्या करेंगे, जिस भी पर्सन को वो अरेस्ट करने जा रहे हैं ना, उसको उसको नोटिफाई करेंगे वो सब्सटेंस को, देयर ऑफ टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड, जो भी पर्सन अरेस्ट करे जा रहे हैं उसको सब्सटेंस बताएंगे, क्यों आपको अरेस्ट किया जा रहा है, ग्राउंड्स बताएंगे उसको, एंड इफ सो रिक्वायर्ड शेल शो हिम द वारंट, अगर उसको रिक्वायरमेंट होती है तो उसको वारंट भी दिखाएंगे, अरेस्ट वारंट भी उसको शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रखा है, 78 पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले, ठीक है। अब जिस पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है उसको बिना डिले के काम पेश किया जाएगा, मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश किया जाएगा। 78 में बोल रखा है द पुलिस ऑफिसर अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शेल without unnecessary delay bring the person arrested before the court before the court before which he is required by the law to produce such person, ठीक है। तो जो भी पुलिस ऑफिसर है या जो पर्सन है जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं वारंट ऑफ अरेस्ट को, अगर उन वहां पे सिक्योरिटी ले लेते हैं 73 के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन जहां सिक्योरिटी नहीं ली जाती है तो वहां बिना अननेसेसरी डिले के उस जो भी पर्सन है उसको कहाँ पेश किया जाएगा, कोर्ट के सामने उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, जो भी रीजनेबल टाइम है उसके अंदर, प्रोवाइडेड दैट द डिले शेल नॉट इन एनी केस एक्सीड द 24 आवर्स, ठीक है। तो कोई भी डिले है ना वो 24 आवर्स एक्सीड नहीं करना चाहिए, इसमें से हम जो जर्नी का टाइम होगा वो सिर्फ उसको ही एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी मजिस्ट्रेट होंगे हमारे उनके सामने पेश करना होगा उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर। नेक्स्ट बोल रखा है द वेयर द वारंट में बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। वारंट को कहाँ हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, तो अब वारंट 79 बोल रखा है वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया, मतलब एग्जीक्यूशन जो वारंट का है ना पूरे इंडिया के अंदर कहीं पे भी हो सकता है। तो देखो 89 में क्या, 83 80 में क्या बोल रखा है, 80 में बोल रखा है कि वारंट फॉरवर्डेड फॉर द एग्जीक्यूशन आउटसाइड द जुरिडिक्शन। देखो अब इसमें बोल रखा है कि हमें वारंट कहाँ एग्जीक्यूशन करवाना है, उस वारंट का हमें आउटसाइड जुरिडिक्शन में करवाना है, ठीक है।
मतलब जिस जुरिडिक्शन के कोर्ट ने उसको वारंट इशू किया है, उसके आउटसाइड जुरिडिक्शन में जाके क्या करवाना है, वारंट की एग्जीक्यूशन करवानी है। तो वो किस तरीके से होती है, ठीक है? देखो 80 में बोल रखा है कि व्हेन अ वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट, जिस कोर्ट ने उसको इश्यू किया है उसके लोकल जुरिडिक्शन से अगर आउटसाइड उसका एग्जीक्यूशन करवाना है वारंट का, तो सच कोर्ट में instead of directing the warrant to the police officer within its jurisdiction forward it via the post or otherwise to the executive magistrate or the district superintendent of the police or the commissioner of police within the local limits of whose jurisdiction it is to be executed। देखो इसमें क्या करेगा, कोर्ट क्या करेगा, इंस्टीड ऑफ डायरेक्टिंग द वारंट टू द पुलिस ऑफिसर, जो उसके जुरिडिक्शन में जिस पुलिस ऑफिसर को वो जनरली क्या करता है, एग्जीक्यूशन के लिए वारंट को डायरेक्ट करता है, उसको डायरेक्ट करने की बजाय, ठीक है, इसको डायरेक्ट करने की बजाय क्या करेगा वो, उसको फॉरवर्ड कर देगा बाय पोस्ट के द्वारा या अदरवाइज कोई और अदर मीन्स के द्वारा, क्या कर देगा, उसको पोस्ट, उसको फॉरवर्ड कर देगा। किसके पास फॉरवर्ड करेगा, जिस जुरिस्डिक्शन में उसको एग्जीक्यूशन करवाना है, अपने लोकल जुरिडिक्शन के आउटसाइड में, वहां के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को साहब, जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब है उनके लिए, या जो हमारे वहाँ के कौन है, डीएसपी जो साहब है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, या फिर जो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है उनके लिए क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ वो जुरिडिक्शन इट इज टू बी एग्जीक्यूटेड, जिनके लोकल जुरिडिक्शन के अंदर एग्जीक्यूशन करवाना है, उनके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब के लिए या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए, कमिश्नर ऑफ पुलिस के लिए क्या कर दिया जाएगा, वो पोस्ट के द्वारा या किसी अदर मीन के द्वारा उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है। और जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, कमिश्नर ऑफ पुलिस है, शेल एंडोर्स हिज नेम, उस पे अपना एंडोर्स करेंगे अपना नेम देयर ऑन, एंड इफ प्रैक्टिकेबल कॉज इट टू बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर हियर एंड बिफोर प्रोवाइडेड। मतलब इससे जो भी हमने पहले 72 3 4 5 6 में जिस तरीके से एग्जीक्यूशन देखा है, उस तरीके से वो क्या करवाएंगे, उसका एग्जीक्यूशन करवाएंगे। ठीक है, उन्हीं मैनर के अंदर। ठीक है। सबसेक्शन सेकंड क्या बोल रखा है, द कोर्ट इशूइंग अ वारंट अंडर सबसेक्शन 1 शैल फॉरवर्ड अलोंग विद द वारंट द सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अगेंस्ट द पर्सन टू बी अरेस्टेड टुगेदर विद सच डॉक्यूमेंट इफ एनी एज मे बी सफिशिएंट टू एनेबल द कोर्ट एक्टिंग अंडर 83 टू डिसाइड वेदर बेल शुड और शुड नॉट बी ग्रांटेड टू द पर्सन। देखो अब इसमें क्या बोल रखा है कि वारंट जब उसको एग्जीक्यूशन के लिए जब उसको फॉरवर्ड कर रहा है ना, उसके साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो इन्फॉर्मेशन, जो भी सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो भी उसमें क्या कर देंगे, अटैच करके भेज देंगे, जिससे कि जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जो डीएसपी या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस है, इनको ईजी हो जाए अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, और वो अच्छे से क्या कर सके, उसका एग्जीक्यूशन करवा सके। ठीक है। एंड जो कि सफिशियंट हो जाए कोर्ट के लिए कि ये एनेबल करने में कि 83 के अंदर उसको बेल देनी है कि नहीं देनी है। ठीक है। तो वो जो भी डॉक्यूमेंट है या सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसको भी अटैच कर दिया जाएगा वारंट के साथ साथ। ठीक है। 81 में क्या बोल रखा है कि वारंट डायरेक्टेड टू द पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड द जुरिडिक्शन। देखो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं वारंट का, आउटसाइड द जुरिडिक्शन करवा रहे हैं। लेकिन इसमें किसके द्वारा हो रहा है, हमारे पुलिस ऑफिसर साहब के द्वारा हो रहा है, और वहां पे वो पुलिस ऑफिसर के बजाय जिस जिस जुरिडिक्शन के अंदर उसको एग्जीक्यूशन करवाना था, वहां के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डीएसपी साहब और कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेज रहा था। लेकिन 81 में हम पुलिस ऑफिसर ही भेज रहे हैं अपना, कि आप उस जुरिडिक्शन में जाइए और वहां अपना वारंट को जो है एग्जीक्यूशन करवा के आइए उसका। ठीक है। व्हेन अ वारंट डायरेक्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर इज टू बी एग्जीक्यूटेड बियॉन्ड द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग द सेम, he shall ordinarily take it to for the endorsement either to an executive magistrate or the police officer not below the rank of an officer in charge of the police station within the local limits of whose jurisdiction the warrant is to be executed। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि जब कोई भी वारंट क्या किया था, डायरेक्ट किया रहा है, किसी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो इज टू बी एग्जीक्यूटेड बियॉन्ड द लोकल जुरिडिक्शन, तो उस पुलिस ऑफिसर को क्या करना है, उसका एग्जीक्यूशन कहाँ करना है, बियॉन्ड लोकल जुरिडिक्शन, जिस कोर्ट ने उसको एग्जीक्यूट किया है, डायरेक्ट किया है, उसके लोकल जुरिडिक्शन के आउटसाइड बियॉन्ड जाके उसका एग्जीक्यूशन करवाना है। ठीक है। तो ही शैल ऑर्डनरी टेक इट फॉर द एंडोर्समेंट आइदर, अब वो क्या करेगा, ऑर्डनरी इसमें एंडोर्समेंट लेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का लेगा, या फिर जो भी हमारे पुलिस ऑफिसर हैं उनका लेगा। और पुलिस ऑफिसर कौन होगा, नॉट द बिलो द रैंक ऑफ द ऑफिसर इंचार्ज, जो भी हमारे स्टेशन हाउस के जो भी इंचार्ज होते हैं स्टेशन पुलिस स्टेशन के, उनकी उनके एंडोर्समेंट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है उनके एंडोर्समेंट लेगा। ये कौन से जुरिडिक्शन के होंगे, जो उस जुरिडिक्शन से बिलोंग करते करेंगे ये, जहां हमें क्या करना है, वारंट एग्जीक्यूटेड करना है।
ठीक है? जैसे कोई एक पर्टिकुलर ए जुरिडिक्शन का है, जिसने कि वार जो कोई ए जुरिडिक्शन का कोई भी कोर्ट वगैरह है, जिसने क्या किया था वारंट को इश्यू किया एग्जीक्यूशन के लिए। अब बी वाले में क्या करना है, हमें वो उसका एग्जीक्यूशन करवाना है वारंट का। ठीक है? तो जो पुलिस ऑफिसर जो ए जुरिडिक्शन का, जो वो बी वाले जुरिडिक्शन में जा रहा है, तो बी के जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं या जो पुलिस ऑफिसर हैं, ऑफिसर इंचार्ज रैंक के, उनसे क्या लेगा, उस पे एंडोर्समेंट लेगा। ठीक है? इसका सेकंड क्या बोल रखा है कि सच मजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर, जो जिस ज्यूरिडिक्शन में हम क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं, वहां के जो मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस ऑफिसर साहब हैं, क्या करेंगे, शैल एंडोर्स हिज नेम देयर ऑन एंड सच एंडोर्समेंट शैल बी सफिशिएंट अथॉरिटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू whom the warrant is directed to execute the same, and the local police shall, if so required, assist such officer in the एग्जीक्यूटिंग सच वारंट। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि जब वो एंडोर्समेंट करेंगे ना, तो उसमें एंडोर्स करेंगे, अपना नाम उसमें एंडोर्स करेंगे। ठीक है? एंड एंडोर्समेंट एंड सच एंडोर्समेंट, वो एंडोर्समेंट क्या होगी, एक सफिशिएंट अथॉरिटी रहेगी उस पुलिस ऑफिसर के लिए कि आप क्या कर सकते हो, इसका एग्जीक्यूशन कर सकते हो। जो भी सेम प्रोसीजर हमने ऊपर देखा था, उस तरीके से आप इसका एग्जीक्यूशन कर सकते हो। ये उसके लिए सफिशिएंट अथॉरिटी रहती है, जब वो उस पे अपना नाम वगैरह एंडोर्स कर देंगे। ठीक है? अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, तो जो भी वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स रहेंगे, जो लोकल पुलिस ऑफिसर हैं, उनकी क्या ले सकते हैं, वहाँ पे वो असिस्ट कर सकते हैं। जो एक ऑफिसर क्या कर रहा है, एग्जीक्यूशन कर रहा है वारंट का, उसकी क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, उसको असिस्ट कर सकते हैं, जो लोकल पुलिस ऑफिसर है वो। ठीक है? थर्ड क्या बोल रखा है कि whenever there is a reason to believe that the delay occasioned by the obtaining the endorsement of the magistrate, the police officer within whose local jurisdiction the warrant is to be executed will prevent such execution. The police officer to whom it is directed may execute the same without such endorsement in any place beyond the local jurisdiction, the court which issued. देखो अब इसमें क्या बोल रखा है, सीधी सी बात है कि अगर एंडोर्समेंट लेने में जो मजिस्ट्रेट साहब है या जो भी पुलिस ऑफिसर है, ऐसा तो नहीं कि वो एकदम से फ्री बैठे हैं, तो उनको इजीली एंडोर्समेंट मिल जाता है। सिचुएशन कभी कभार ऐसी हो जाती है कि एंडोर्समेंट लेना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है? और इतना टाइम नहीं होता है सफिशिएंट कि उसका एंडोर्समेंट के लिए वेट किया जाए। अगर वहाँ डिले हो जाता है एंडोर्समेंट में, जिसकी वजह से जो भी एग्जीक्यूशन करवाना है वारंट का, वो प्रिवेंट हो जाएगा। मतलब जिसको पकड़ने आए थे, अगर वही वहां से निकल जाता है, तो फिर फायदा ही क्या है वहां पे। ठीक है? तो इस सारी सिचुएशंस को प्रिवेंट करने के लिए, कि जिससे कि इफेक्टिव तरीके से और इमीडिएटली वो एग्जीक्यूशन करवा सके हम वारंट का, तो इसीलिए क्या करेंगे, जो भी पुलिस ऑफिसर जिसको डायरेक्ट किया गया था कि उसको उस जुरिडिक्शन में, आउटसाइड जुरिडिक्शन में जाके एग्जीक्यूशन करना है, वो विदाउट एंडोर्समेंट के क्या कर सकते हैं, अपना जो भी वारंट है उसको क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्या बोल रखा है, 82। 82 में बोल रखा है प्रोसीजर ऑन द अरेस्ट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom द वारंट इश्यूड। अब प्रोसीजर क्या है उसको अरेस्ट करने का, देखो अब लोकल उसके पहुंच गए, उसको वारंट एग्जीक्यूशन के लिए पहुंच गए और उसको अरेस्ट करने की स्थिति आ गई। अब उसको अरेस्ट करेंगे तो क्या क्या प्रोसीजर दे रखा है, 82 बोल रखा है, इसका 1 बोल रखा है कि व्हेन अ वारंट ऑफ अरेस्ट इज एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है? कहाँ की बात कर रहे हैं हम, आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट वाज इशूड, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसको इशू किया गया था, उसके बियॉन्ड और आउटसाइड किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर उसका एग्जीक्यूशन करवाना है वारंट ऑफ अरेस्ट का, तो वहां क्या स्थिति है, द पर्सन अरेस्टेड शेल अनलेस द कोर्ट विच इशू द वारंट इज विद इन द 30 kilometers of the place of the arrest is nearer than the executive magistrate or district superintendent of the police or commissioner of police within the local limits of whose jurisdiction the arrest was made। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि जो भी पर्सन है ना, जिसको अरेस्ट करना होगा, शेल उसको क्या करने जाएगा, उसको वी टेकन बिफोर द सच मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और द कमिश्नर। देखो जो भी हमारे पर्सन है जिसको अरेस्ट किया गया है आउटसाइड जुडिक्शन के अंदर, उसको जब अरेस्ट किया जा रहा है, तो उसको बिफोर द मजिस्ट्रेट साहब के पास, या जो हमारे डीएसपी साहब या कमिश्नर साहब है उनके पास में क्या, उनको पेश कर दिया जाएगा, उसके पास उनको प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है? अनलेस द कोर्ट विच इशू द वारंट इज 30 किलोमीटर, अगर ऐसा हो कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जो वारंट इशू किया है जिस कोर्ट ने, अगर वो 30 किलोमीटर के दायरे में ही है, विद इन द 30 किलोमीटर्स में ही है ऑफ द प्लेस द अरेस्ट, जिस प्लेस से उसको अरेस्ट किया उसकी 30 किलोमीटर के अंदर ही अंदर अगर वो कोर्ट है जिसने वारंट इशू किया है, इज नियरर देन, और वो क्या है, और नियरर है, किससे नियरर है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या डीएसपी साहब है या कमिश्नर ऑफ पुलिस है, जहां हमने क्या किया, उसका अरेस्ट किया है, उस जिस जिस जुरिडिक्शन में उसको अरेस्ट किया है, वहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब हो गए, डीएसपी साहब हो गए या कमिश्नर ऑफ पुलिस हो गए, ठीक है? उनके नियरर है, कौन नियरर है,
वो कोर्ट नियरर है जिसने इश्यू किया है वारंट को, तो उस कोर्ट में ले जाएँगे हम। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, जो भी हमारे मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट है, कमिश्नर जहाँ पे हमने उसका अरेस्ट किया है, उसके पास उसको ले जाएँगे। ठीक है? सेकंड क्या बोल रखा है, अनलेस द सिक्योरिटी इज़ टेकन अंडर सेक्शन 73। लेकिन अगर सिक्योरिटी वहाँ 73 के अंदर जहाँ हमने बोली थी कि सिक्योरिटी ले लेते हैं, अगर वहाँ सेक्शन 73 में सिक्योरिटी ले ली है, तो उसको रिलीज़ कर दिया गया है, तो वो प्रोसीजर ही फॉलो किया जाएगा। ठीक है? सब सेकंड क्या बोल रखा है, ऑन द अरेस्ट ऑफ द पर्सन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 द पुलिस ऑफिसर शैल forthwith गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सच अरेस्ट एंड द प्लेस वेयर द अरेस्टेड person we is being held to the designated police officer in the district and to the such police sorry to the such officer of the another district where the arrested person normally reside। देखो इसमें क्या बोल रखा है, ऑन द अरेस्ट ऑफ द पर्सन रेफर्ड इन सबसेक्शन फर्स्ट, जो भी पर्सन है ना अरेस्ट जिसको किया गया है सबसेक्शन 1 के अंदर, द पुलिस ऑफिसर शैल फोर्थविथ गिव इन्फॉर्मेशन। क्या करेगा, जो पुलिस ऑफिसर है वो इन्फॉर्मेशन देगा रिगार्डिंग जो भी अरेस्ट है उसके बारे में, एंड द प्लेस वेयर द अरेस्टेड पर्सन इज हेल्ड, और जहां भी उसको रखा गया है अरेस्टेड पर्सन को, किसके लिए इन्फॉर्मेशन देगा वो, टू द डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, जो भी हमारे डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनके लिए, एंड टू द सच अदर ऑफिस अनदर डिस्ट्रिक्ट, और जो भी कोई दूसरे जुरिडिक्शन के है जहां उसको नॉर्मली अरेस्ट किया गया है। ठीक है, जहां वो रिजाइड कर रहा था, उन दोनों की जुरिडिक्शन के अंदर क्या किया जाएगा, जो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर है उनको इन्फॉर्म दी जाएगी, इन्फॉर्मेशन की जाएगी उसके अरेस्ट के रिगार्डिंग, एंड जहां उसको रखा गया है उसके रिगार्डिंग उसको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। किसको दी जा रही है, एक तो उसको दी जा रही है जो डेजिग्नेटेड, एक तो उनको दी जाएगी जो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर है, और दूसरे वो ऑफिसर्स को दी जाएगी जो दूसरे जुरिडिक्शन के जहां से उस पर्सन को अरेस्ट किया गया था, जो कि नॉर्मली रिजाइड कर रहा था। ठीक है, देखो लास्ट हमारा 83 में क्या बोल रखा है, प्रोसीजर बाय द मजिस्ट्रेट बिफोर होम द सच पर्सन अरेस्टेड इज अब्रॉड। अब जिन मजिस्ट्रेट से आपके पास हम पेश कर रहे हैं उस अरेस्टेड पर्सन को, उनके उनका प्रोसीजरिंग क्या होती है। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रखा है कि the executive magistrate, district superintendent of police, and the commissioner of police shall, if the person arrested appear to be the person intended by the court which issued the warrant, direct his removal in the custody to the such court। देखो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, डीएसपी साहब या जो हमारे कमिश्नर साहब है, अगर उनको लगता है कि ये वही पर्सन है जिसके रिगार्डिंग उस पर्टिकुलर कोर्ट ने क्या किया था, वारंट इश्यू किया था उसके अपीयरेंस के लिए, तो वो डायरेक्ट कर देंगे कि जो कि इसकी रिमूवल है ना कस्टडी में, वो उस कोर्ट को दी जाए। ठीक है, डायरेक्ट कर देंगे हिज रिमूवल एज इन कस्टडी टू दी सच कोर्ट, जो भी कोर्ट है उनके पास, उनके लिए क्या कर दी जाए, उसकी कस्टडी सौंप सौंप दी जाए, उसको वहां भेज दिया जाए। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इफ द ऑफेंस इज अ बेलेबल। अब देखो सिचुएशन क्या आती है कि अगर ऑफेंस कैसा है हमारा, बेलेबल ऑफेंस है, जो जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है अगर उसने कोई बेलेबल ऑफेंस किया है, and such person is ready and willingly to give bail to the satisfaction of the magistrate, DSP and commissioner, or a direction has been endorsed under section 73 on the warrant, and the such person is ready and willingly to give the security required by such directions, the magistrate, DSP sahab and the commissioner shall take such bail or security as the case may be and forward the bond to the court which issued the warrant। देखो सिंपल सी बात क्या होती है, जब बेलेबल ऑफेंस कमिट होता है और अगर जिस पर्सन को अरेस्ट किया है अगर वो रेडी है या विलिंगली है बेल देने के लिए, तो डीएसपी जो भी हमारे मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब हैं, डीएसपी साहब या कमिश्नर साहब है, वो उससे बेल ले लेंगे। ठीक है, पहली सिचुएशन ये बोल रखी है। दूसरा बोल रखा है कि जहाँ हमने 73 के अंदर बात की थी कि सिक्योरिटी ले लेंगे, तो कोर्ट उसमें एंडोर्स दे देगा, जो वारंट है उसके ऊपर एंडोर्समेंट लिख देगा कि अगर कोई व्यक्ति क्या होता है, जिस पर्सन को अरेस्ट करने जा रहे हैं, अगर वो रेडी है अपना जो भी बॉन्ड वगैरह है उसको डिपॉजिट कर देता है सफिशिएंट श्योरिटीज के साथ में, तो उससे क्या कर लिया जाएगी, सिक्योरिटी ले ली जाएगी। तो दोनों सिचुएशंस में अगर कोई भी सिचुएशन वो करता है, या तो वो रेडी है बेल देने के लिए या सिक्योरिटी वो फर्निश कर देता है, तो उससे क्या कर लिया जाएगा, जो मजिस्ट्रेट साहब, डीएसपी साहब, कमिश्नर साहब जो है उससे बिल ले लेंगे, सिक्योरिटी ले लेंगे, एंड जो बॉन्ड होगा उसको फॉरवर्ड कर देंगे कहाँ, जिस कोर्ट ने इशू वारंट इशू किया है ना, उस कोर्ट के पास क्या कर देंगे, उसको फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रोवाइजो क्या बोल रखा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द ऑफेंस इज अ नॉन बेलेबल। अब सिचुएशन ऐसी आती है कि वो ऑफेंस कैसा है हमारा, नॉन बेलेबल है, एंड इट शैल बी लॉफुल फॉर द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 493। ठीक है, और सब इट शैल बी लॉफुल फॉर द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और द सेशन जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द अरेस्ट इज मेड ऑन कंसिडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द डॉक्यूमेंट रेफर्ड इन सबसेक्शन सेकेंड ऑफ सेक्शन 80
वी रिलीज सच पर्सन ऑन बेल। ठीक है, अब इसमें बोल रखा है कि ऑफेंस कैसा है हमारा, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, ऑफेंस कैसा है हमारा, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और अगर जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसको अरेस्ट किया गया है, ठीक है, अगर उस डिस्ट्रिक्ट के जो ये हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम साहब हैं या सेशन जज हैं, अगर उनको लगता है जो भी डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन जो हमने सेक्शन 80 के सबसेक्शन सेकंड के अंदर जो शेयर की थी इंफॉर्मेशन वगैरह, उसके उसको कंसीडर करते हुए अगर उन दोनों को लगता है कि ये जो भी पर्सन है, अरेस्टेड पर्सन, इसको रिलीज किया जाना चाहिए बेल के ऊपर, तो वो ऐसा कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं बेल के ऊपर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या बोल रखा है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू प्रिवेंट अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टेकिंग सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 73। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रखा है कि ये सेक्शन क्या नहीं करता है, ये जो सेक्शन है ये क्या नहीं करता है, जो हमारा सेक्शन 17 के अंदर हम जो सिक्योरिटी ले रहे हैं ना, उन चीजों को क्या नहीं करेगा, प्रिवेंट नहीं करेगा कि पुलिस ऑफिसर को कि वो सिक्योरिटी नहीं ले सकता, वो सिक्योरिटी ले सकते हैं कोई भी सिचुएशन के अंदर जहां पॉसिबिलिटीज होती हैं और एंडोर्समेंट होता है वारंट के ऊपर, तो वो क्या कर लेंगे, सिक्योरिटी ले लेंगे 73 के अंदर एंड उसको रिलीज कर देंगे एज पर द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो ये हमारा जो भी वारंट से रिलेटेड या समन जो था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इसके आगे का जो भी हमारा प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट है और वो हम नेक्स्ट अपना जो भी लेक्चर होगा उसके अंदर देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।